नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वामी व्यालोक और आज एक खास विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर बहुत बातें हो रही हैं, बहुत कुछ पक्ष विपक्ष में कहा जा रहा है, लेकिन उसमें एक पक्ष ये भी निकल कर आया है कि असल में अमेरिका की ये खींच जो है इसलिए है क्योंकि भारत अपने डेयरी सेक्टर और फार्म सेक्टर को नहीं खोल रहा है। डेयरी सेक्टर को क्यों नहीं खोल रहा है? क्योंकि अमेरिका में गायों को भी नॉनवेज फूड दिया जाता है। जी हाँ, यह किसी भारतीय के लिए, किसी हिंदू के लिए अकल्पनीय हो, लेकिन अमेरिका में यह किया जा रहा है, जिसमें उनको बाकायदा किसी भी चौपाए का, जिसमें बिल्ली तक शामिल है, उसके मांस को, उसकी चर्बी को प्रोसेस्ड करके खिलाया जाता है ताकि गायें मोटी हो, दुधारू हो और ज्यादा से ज्यादा उनमें मांस हो, ताकि वो पूरी बीफ इंडस्ट्री उनकी एक्सप्लोर कर सके, फ्लरिश कर सके। हमारे साथ आप जिन गेस्ट को देख रहे हैं वो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर गोपाल जी हैं, जेएनयू से हैं। जेएनयू से इन्होंने स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन से पीएचडी की है। उसके बाद वर्तमान में बारदोली में प्राध्यापन करते हैं, वहां पर बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इनसे हम वैज्ञानिक बातों पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गोपाल जी। धन्यवाद धन्यवाद सर, आपको मुझे बुलाने के लिए भी और ये चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी बातों को, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सही बात पता चलना चाहिए लोगों को, समाज को। सो प्रारब्ध का भी और आपके दर्शक का भी धन्यवाद जी। पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि अगर विज्ञान और धर्म में अक्सर बहस होती है, लेकिन उसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, लेकिन विज्ञान क्या प्रकृति को बिल्कुल तबाहो बर्बाद करने पर आमादा है? आप किसी भारतीय, किसी हिंदू को अगर ये कहेंगे कि गायें नॉनवेज खाती हैं, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बहुत सदमे की और बहुत आश्चर्य की। हालांकि हमारे अपने देश में हमने गांवों की वो दुर्दशा कर दी है कि वो जहां तहां पॉलीथीन खाते, जहां तहां कचरे के ढेर पर मुंह मारते हुए दिखती हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि अगर गायों को या जो जानवर शाकाहारी हैं, मान लीजिए हाथी को आप गोमांस खिलाने लगे, हाथी को आप मछली खिलाने लगे, हाथी को आप बकरा खिलाने लगे, तो ये तो सीधे प्रकृति के विधान को चुनौती देना हुआ। और क्या ये, अंग्रेजी में इसे बोलना पड़ेगा, क्या ये कैटास्ट्रोफिक नहीं होगा? अब मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि वो कैसे मीट का किस प्रोसेस में खिलाते हैं और किस पर्पस से खिलाते हैं। साइंस धर्म का विरोधक नहीं है, आपको बताऊं। साइंस एडवांसमेंट होने से बहुत सारे धर्म का सपोर्ट भी होता है। आप मतलब कि समझिए, हर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन में अब बताइए, चाकू जो बनाया होगा वो थोड़े सोचा होगा कि गर्दन काटने का भी काम होगा। साइंस जो है सुविधा करने के लिए होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब उसका उपयोग कैसे किया कर रहे हैं लोग, ये डिबेट का विषय है। लेकिन साइंस में मानव का जितना विकास हुआ, अभी हमारा साइंस का ही देन है कि आप बिहार में हैं या दिल्ली में हैं, हम यहाँ हैं, बात कर रहे हैं। आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। जितना जनसंख्या मानव का बढ़ा, अगर साइंस नहीं होता तो क्या सबको पेट भर सकता था प्रकृति? आपको उदाहरण बताऊं कि 1947 में 35 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, और हम उसी अमेरिका से सुअर को खाने वाला मकई खरीदते थे, और वो भी उपकार करता था। लेकिन एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, साइंटिफिक। अब हम अफगानिस्तान को भी गेहूं देते हैं, पाकिस्तान को भी देते हैं, दूसरे देश को भी देते हैं। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। साइंस मानवता को और सुविधाजनक, मानव के विकास में अवरोधक नहीं है, ये सहयोगी रहा है। न्यूक्लियर बम बना, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर से कितना बिजली बनता है आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए साइंस को कोस नहीं सकते हैं। साइंटिफिक यूज लोग कैसे करते हैं उसको आप विरोध कर सकते हैं। बहुत सही बात आपने कही कि साइंस खराब चीजें नहीं बनाता है या
कोई भी बुरी चीजें नहीं करता है। साइंस एक सुविधा परक चीजें देता है। चाकू से आप फल काट सकते हैं, चाकू से आप गर्दन काट सकते हैं। बहुतेरे लोग गर्दन काटने का काम करते हैं, बहुतेरे लोग फल काटने का काम करते हैं, ये मान लिया। लेकिन ये मेरा सवाल नहीं था, मैं ये केवल पूछ रहा था। और मैं साइंस को और धर्म को, वो हमारी बहस नहीं है। हमारी बहस है कि जो पशु प्रकृति ने सीधे तौर पर शाकाहारी बनाए हैं, अब आप हाथी को ले लीजिए, अब आप उस तरह के किसी भी जानवर को ले लीजिए, आप गाय को ले लीजिए, गाय प्राकृतिक तौर पर शाकाहारी है, इस बात से इनकार किसी को नहीं होगा। उसको जब आपने कहा कि आपको पूरी जानकारी नहीं है कि कैसे खिलाते हैं, तो वो तत्वों का विश्लेषण हम करने को अभी आपसे कह भी नहीं रहे हैं, वो तो अगली बहस होगी, अगली बातचीत होगी, तब हम करेंगे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये कौन सा अहंकार है मानव का कि हम गाय को मतलब मांसाहारी बना देंगे और हम शेर को शाकाहारी बना देंगे। ये क्या मामला है, इससे क्या हो जाएगा? और ये जैसा कि बीबीसी की एक रिपोर्ट में दिखाया गया है और कई जगहों पर ये बात आ चुकी है कि भारत फार्म डील और डेयरी डील से इसीलिए बच रहा है कि यहाँ की 80-90% जनता हिंदू है, जो गाय को मां मानती है, वो गाय नहीं खा सकती है। अगर वो गाय ही मांसाहारी हो जाए तो क्या होगा? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है कि गाय को उसका प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको हम अलग सा चीज देते हैं, मीट दे देते हैं, या जो चीज खाने वाला नहीं हो, क्योंकि पूरा वेजिटेरियन है, घास पर रहने वाले है ना, उसको देने से अब लॉन्ग टर्म में उनके पास रिसर्च क्या हुआ है वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन मैं बताऊं कि दुनिया आजकल कम से कम मीट खाने पर जोर दे रही है, और खासकर जानवरों को काटकर जो मीट उपलब्ध होता है उसका अल्टरनेट साइंस के पास है। मैं बताऊं आपको कि लैब में मीट प्रोड्यूस करने पर रिसर्च हो रहा है कि लैब में आप बिना जानवर को काटे हुए मीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं बताऊं, मीट जनरली क्या है, मसल्स टिश्यू है, मसल्स का है ना मीट जो होता है। तो साइंटिस्ट उस पर अब रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च हो चुका है, चूंकि अभी महंगा है, कि मसल्स टिश्यू कैसे लैब में जनरेट किया जाए। जैसे आप देखते होंगे स्किन का बड़ा कर देता है, इसी तरह स्टेम सेल से मसल्स सेल में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, और जिससे वो जो है ना मसल्स लैब में प्रोड्यूस होगा, बिना किसी जानवर को काटे हुए आप मसल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। थोड़ा महंगा है, उस पर में साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा मैं बताऊं आपको, अभी अपने इंडिया में भी करनाल में, जैसे आप देखेंगे कि गाय भैंस को बड़े होने में 2 साल या 3 साल लगता है प्यूबर्टी तक आने में, उसमें एक जीन मैनिपुलेशन किया जा रहा है जिससे कि वो 6 महीना में ही बड़ा हो जाएगा, 2 क्विंटल का हो जाएगा। तो आपको कुछ खिलाने का जो नॉर्मल भोजन है वही दीजिए, लेकिन उसका जो 2 साल का 3 साल का जो अवधि होता है फुल ग्रोन में, वो उसमें ऐसा मसल्स बढ़ाने वाला जीन डाला गया है, अभी प्राइमरी लेवल पर है, ताकि वो 6 महीना में ही वो 2 क्विंटल का हो जाएगा। तो मीट का खपत जो है, मतलब जितना मान लीजिए कि 1000 भैंस को काट के जितना बीफ मिलता था या गाय को, वो बहुत जल्दी, मतलब कम खर्चा में ज्यादा मीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 6 ही महीना उसको पालन पोषण करना है। तीसरा मैं बताऊं आपको, मीट प्रोड्यूस करने के लिए मीट में जो प्रोटीन होते हैं, कोलाजन प्रोटीन होते हैं। तो साइंटिस्ट आजकल अब बैक्टीरिया में वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसी को थोड़ा सा स्कैफोल्डिंग वगैरह डाल के उसमें उस टाइप का थोड़ा हीम का वो टेस्ट डाल करके उसको नॉर्मल मीट की तरह उस कोलाजन प्रोटीन का एक सील्ड, समझ रहे हैं ना, सीड टाइप का बना दिया जाएगा, और उसको मीट की तरह, उसमें बोन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उस पर में पूरी दुनिया जोर दे रही है कि कम से कम जीवों को काटा जाए, कम से कम जानवरों को, है ना, कष्ट दिया जाए। अब अमेरिका का क्या थॉट है और उनके पीछे उनका क्या कैलकुलेशन है, वो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि उस सब की जरूरत है कि आप गाय को मीट खिलाओ, उससे फिर दूध लो, या उससे फिर इस टाइप का हो, क्योंकि अल्टरनेट है। अब जीन मैनिपुलेशन कर देंगे तो उसमें क्या होगा, 6 महीना में ही बढ़ जा रहा है वो, तो आप जितना कर रहे थे कम टाइम में वो हो जाएगा, उसको मीट खिलाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, उसका अल्टरनेट आता है बहुत सारा। दूसरा मैं बताऊं कि इसलिए इंडियन गाय और बाहरी जो जर्सी गाय है, अभी आप ये भी रिसर्च हुआ है कि 2 टाइप के मिल्क होते हैं, है ना, टाइप 1 टाइप 2 मिल्क होते हैं। तो उसमें जो अपना इंडियन गाय का मिल्क है ना, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, उसमें जो प्रोटीन होते हैं, उसका डाइजेशन, उसका सारा चीज अच्छा होता है।
इस पर में भी रिसर्च हुआ, लेकिन उस रिसर्च को व्यापक पैमाने पर कर नहीं लोग रहे हैं, या उसका कॉमन आदमी तक नहीं पहुंचा। इसलिए दोनों मिल्क में, जर्सी मिल्क और जो अपना जो देसी गाय का मिल्क है, दोनों में बहुत कम फर्क है, दोनों का प्रोटीन में। गाय का दूध भी आपको बताऊं लैब में प्रोड्यूस किया जा सकता है जी, क्योंकि जी नहीं, प्रोड्यूस करने को तो हमने भाई हमने क्लोन ही कर लिया, हम जीन टेक्नोलॉजी की। और अगला सवाल जो मेरा होगा, दर्शकों, चूंकि गोपाल जी वैज्ञानिक हैं, विज्ञान की दुनिया में रहते हैं, इसलिए इनसे हम लोग कोई राजनीतिक चर्चा करेंगे भी नहीं, इनसे केवल विज्ञान पर बात होगी। लेकिन जहां तक ये बात है कि भारत और अमेरिका के बीच की फांस क्या है, वो फांस है डेयरी उद्योग को खोलिए और कृषि उद्योग को खोलिए। अभी भी आपको पता है कि लगभग मेरे ख्याल से अभी भी 50% की जनता तो हमारी कृषि पर आधारित है ही, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से। आपने कितनी भी प्रगति कर ली है, हमारे यहाँ जोत छोटे हैं, हमारे यहाँ कृषकों, जिस तरह अमेरिका में हजारों हेक्टेयर के खेत होते हैं, जिस तरह अमेरिका में बड़े पैमाने पर खेती होती है, वो एक बड़ा उद्योग है खेती वहां। अब मेरे इस वाक्य को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये आदमी कहीं राहुल गांधी तो नहीं हो गया कि खेती एक बड़ा उद्योग है बता रहा है। लेकिन वहां बड़ी मशीनों के जरिए और सारी चीजों के जरिए, साइंस के जरिए बड़े बड़े जोत वाले खेत होते हैं। लेकिन हमारे किसान इससे मर जाएंगे जब तक आप अपने खेतों की दशा नहीं सुधारते, जब तक आपकी कृषि मजबूत नहीं होती, अमेरिका की तरह छोड़िए, किसी भी मजबूत देश की तरह नहीं होती, तब तक ये। यहीं पर मेरा सवाल आपसे आता है डॉक्टर गोपाल, कि ये जो जीनोम क्रांति हम लोग सुनते रहते हैं, जीएम प्रोसेस्ड फूड या जिनके जीन बदल दिए गए हैं, इसका क्या चक्कर है? मोनसेंटो लेकर आया था, फिर विरोध हुआ, फिर भारत ने उसको मना कर दिया, फिर अभी भी कई जगह, क्योंकि वो तो एक बार आपने बीज लगाया और वो सॉफ्टवेयर है। अगर उस बीज की मैं तुलना करूं सॉफ्टवेयर से, कि एक बार आपने सॉफ्टवेयर लगाया, खत्म हुआ, फिर आप उसको रिवैल्यूएट करें या फिर से उसको रिचार्ज करवाएं, उसी तरह जीएम सीड्स जो हैं, और अमेरिका में अधिकांशतः जीएम सीड्स ही हैं, आपकी उस पर क्या राय है? नहीं, जैसे जीएम सीड्स का आपने जो बताया, मोनसेंटो, इसका एक नेगेटिव पार्ट ये आप जो बोल रहे हैं जरूर है, लेकिन उसका बहुत सारा चीज पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट जैसे बताया, सही बात है कि सीड आप दोबारा उसको उगा नहीं सकते हैं, तो उसको साइंटिस्ट या इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन। मान लीजिए एक सीड को, उस टाइप का ट्रांसजेनिक सीड बनाने में जितना इन्वेस्टमेंट है उसमें फेल्योर बहुत है। 150 इंस्टीट्यूट ने कोरोना टाइम में वैक्सीन बनाना शुरू किया और आप 3-4 को सिर्फ जान रहे हैं। मतलब 140-145 का खर्च तो हुआ, 145 प्रोजेक्ट तो चला। मतलब साइंटिफिक प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली होता है। जब आप 50 प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे तो एक होगा सक्सेसफुल। नाउ अगर उस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को आप 1 किलो ले आए अमेरिका से, उसको पूरा उपजाने लगे, उसकी तरफ से आप सोचिए, तो क्या होगा कि फिर नेक्स्ट टाइम हु विल इन्वेस्ट दैट मनी टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक और ट्रांसजेनिक फूड और ट्रांसजेनिक सीड। इसलिए वो क्या करता है कि उसको टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी लगाता है कि भाई आप एक बार लीजिए, फिर दोबारा, आप जो बोल रहे हैं रिचार्ज वाला, बिल्कुल सही बात है कि आपको हर साल उसी का सीड लेना पड़ेगा जी। तो वो हुआ एक प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी का प्रोटेक्शन। अदरवाइज आप बैठे रहेंगे, गरीब देश बैठा रहेगा, हम भी गरीब देश हैं, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, लेकिन जो लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, कभी भी आप जो स्टार्टअप का देखिए, जो लगा रहा है, वेंचर इन्वेस्टर है या वेंचर कैपिटलिस्ट है, दे आर इन्वेस्टिंग मनी, 10 प्रोजेक्ट में लगाता है, एक अगर सक्सेसफुल हुआ तो उसी से 100 गुना ले लेता है। सो आप उसके बैकग्राउंड का जो खर्चा है, रिस्क है, नहीं देखे तो मेरे हिसाब से अब कुछ दिन तक कम से कम वो टेक्नोलॉजी वो करेगा ताकि उसको उसका पैसा रिटर्न हो। आपके लिए घाटा लग रहा है, लेकिन आप समझो एक चीज सर, जैसे बताया कि आप जैसे ट्रांसजेनिक का, अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम में ना आप थे ना हम थे, या लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट थी, बट वो भी एक ट्रांसजेनिक ही है। वो ट्रांसजेनिक हुआ विद इन स्पेसीज, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी एक ट्रांसजेनिक ही है।
कि उसका अभी क्या है, अभी टारगेटेड हो रहा है कि एक जीन डालेंगे, 2 जीन डालेंगे या वो हटाएंगे तो उससे कैरेक्टर उसमें चेंज होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। रेसिस्टेंस किसी इंसेक्ट के लिए, आप सोचिए कॉटन का एक एग्जांपल दूं, पूरा पूरा हजारों एकड़ में लगा हुआ है, उसमें एक इंसेक्ट आया, खा के पूरा खेत खत्म कर दिया, उसका सीड होने से पहले, उसका है ना फ्रूट होने से पहले ही पूरा किसान रोने लगा। अब वो समस्या नहीं है, पूरा का पूरा एक जो है ना मतलब बीटी कॉटन बना दिया। अब सोचिए प्रोडक्टिविटी लाखों लाखों करोड़ों का किसान का फायदा हो रहा है उससे, है ना। नहीं तो आपका खेत है, आपका प्लांट हो गया, लेकिन फूड टाइम में वो कीट का खा गया। तो इसी जी तरह बहुत सारा पपाया है या बहुत सारे ऐसे हैं जो है ना जिसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रहा है, या इंसेक्ट रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा है, या ड्रॉट रेसिस्टेंट बढ़ जा रहा है, तो उससे बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। जी बताइए सर। बिल्कुल ठीक। ड्रॉट प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन हम पंजाब में अभी देख रहे हैं कि जबरन वहां चावल को उत्पादित किया गया, तो आज पंजाब किस तरह खतरे में है ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि वहां की जमीन ऊसर हो रही है, उत्पादकता घट रही है, और अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ अब दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन लाओ। विज्ञान के खिलाफ हम नहीं हैं, और जीएम फूड्स पर एक लंबी बहस चली है भाई। उससे अगर आपकी भूमि की उत्पादकता खराब होती है, और सबसे बड़ी बात कि आपके यहाँ की जो जनसंख्या है और जितने छोटे जोत हैं, हमारे यहाँ चावलों की करीब 135 किस्में होती थी, आप जानते हैं। आज उसमें से 60 या 65 विलुप्त हो चुकी हैं। हमारे यहाँ ऐसे चावल होते थे कि आप घर में बनाए तो पूरे मोहल्ले में सुगंध जाती थी। आज आपके किसी खाने में कोई स्वाद नहीं है, स्वाद नाम की चीज तो नहीं है। चाहे वो हम लोग, मतलब हमारी किशोरावस्था तक तो हमने वेट किया है कि जाड़े का मौसम आए तो हम फूल गोभी खाएं, और गर्मी का मौसम आए तो आलू परवल की, जिसे हम लोग पटल कहते थे, रसदार तरकारी खाएं। अब क्या हो रहा है कि आप एक उसी थाली में परवल भी खा रहे हैं, उसी थाली में आप गोभी भी खा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये एक तरफ तो राजनीति से जुड़ा हुआ है, दूसरा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, लागत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको लगता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं हजारों करोड़ की, वो हमारे भारतीय किसानों पर सदैव होंगी? वो कभी भी उसको एक्नॉलेज करेंगी? कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि चूंकि भारत ने खुद कोरोना में वैक्सीन बना ली, फाइजर का करीबन 70,000 करोड़ का नुकसान वो आंकते हैं अगर फाइजर की वैक्सीन ली जाती तो ये भी एक ट्रंप के गुस्साने का कारण है। लेकिन खैर, अंत में वही कि आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? एक वैज्ञानिक होने के नाते आपकी दृष्टि क्या कहती है? कैसे देख पाते हैं कि इतने सारे विरोधाभासों के बीच भारत को क्या करना चाहिए? नहीं, मैं अगर इस आपके क्वेश्चन का अगर स्प्लिट करके देखो, जैसे आप बोले स्वाद, जी तो पिज्जा हम बच्चा में नहीं खाए थे, दिल्ली में आए एक बार, पिताजी माँ को जी लाए, पिज्जा खरीद के लाए, तो बोले अरे इतना ये बेकार का 500 रुपए में तो खाए ही नहीं, उनको स्वाद ही नहीं लगा, बहुत बेकार लगा उनको। अब जी हमारे बच्चे हैं, हमको भी बहुत अच्छा नहीं लगता पिज्जा, लेकिन हमारे बच्चे को अच्छा लगता है। टेस्ट जो है ना सर, टेस्ट तो जनरेट किया जाता है। आप जब बच्चे थे, जिस टाइम बहुत सारा चीज, उस टाइम में भी सुनते होंगे कि आपके पिताजी, आपके दादाजी बोलते हैं तो होंगे कि अरे देखो अब कैसा झिंगनी आ गया, कैसा घीरा आ गया, कैसा भिंडी आ गया, उनके राइट टाइम वाला साइज का घी। मीन्स ये राइट। इवोल्यूशन हर चीज में। हम मरुआ उपजाए हुए, मरुआ बिहार में वो बोलते हैं ना, जी जी जी। रागी। अब रागी नहीं हाँ मिल रहा हाँ। है। समय के साथ साथ क्या है सर कि हर चीज होगा रिवोल्यूशन, इसीलिए उसमें लोग रिवर्स जाने के लिए भी कर रहे हैं कि अभी आप कोर्स ग्रेन का ईयर मनाया गया कि भाई मरुआ, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है ना वो सब फिर से वो हो हम उसका हमारे प्रधानमंत्री उसको जी। प्रमोट कर रहे हैं, चौतरफा सरकार प्रमोट कर रही है उन लोगों को एनर्जी फूड कह के। जी तो क्या है, प्रमोट सिर्फ सरकार करेगी, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म फायदा तो किसान ऑप्ट नहीं करेगा। बाजार है ना यहाँ पर में, मान लीजिए आप जो सुगंधित बोल रहे हैं, वो जो चावल होता था, सही बात है, भोज में होता था सुगंधित चावल,
तो वो जो है भोज हो रहा है कहीं पता चलता था। अब तो कुछ नहीं, अपने घर में जैसा चावल वैसा भोज में ही है ना लोग का। समय के साथ साथ बदलना होगा, लेकिन भारत को एक साथ आप आदिवासी टाइप का नहीं रह सकते, आपको विकास भी चाहिए, है ना। और आप समृद्धशाली और शक्तिशाली बनना चाह रहे हैं कि हम भारत से, अमेरिका से भी दो दो हाथ करें, चाइना से भी करें, लेकिन यहाँ इंडिया में आप करप्शन से रिक्रूटमेंट हो रहा है साइंटिस्ट का, और बहुत सारे ऐसी समस्याएं। साइंस एंड टेक्नो, मोनसेंटो से सीड खरीदना, मैं नहीं बोल रहा हूँ खरीदिए, लेकिन उसका अल्टरनेट सीड हो आपके पास, उसका प्रोडक्टिविटी हो। आप R&D की आप बात कर रहे हैं, R&D की बेसिकली, जिसमें हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तभी तो हम दो दो हाथ विश्व में कर सकते हैं, और तभी हम भारत का गौरवशाली भारत बना सकते हैं, शक्तिशाली, समृद्धशाली। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपना जो है ना संस्कृति बचाकर नहीं रख सकता अगर वो कमजोर हो। कमजोर और ताकतवर होने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को महत्व देना पड़ेगा, प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। कितना भी अच्छी संस्कृति हो ना सर, ताकत नहीं है तो यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर संस्कृति। सिर्फ नाम जपते रहेंगे उससे नहीं होगा। साइंस एंड पूरा इतिहास इसका गवाह है, पूरा इतिहास ही इसका गवाह है। खाली हम बोलेंगे कि हम इंडोजिनस नॉलेज और इंडिक नॉलेज करेंगे, उससे नहीं होगा। वी मस्ट इन्वेस्ट टू प्रूव आवर इंडिक नॉलेज टू वर्ल्ड कम्युनिटी। आपको उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो सीड एक कंपनी बनाई तो उससे बेटर सीड हम बनाए, सो दैट वो हमसे खरीदे। आप जितना खरीदेंगे उसको भी मजबूरी होगा खरीदना। जैसे कोरोना का आप ही ने बताया, वैक्सीन का, हमको हर क्षेत्र में इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर, तब हम उससे दो दो हाथ कर पाएंगे, है ना। सिर्फ हम सबसे दुश्मनी लें और अपना ताकत ना बढ़ाएं, देन क्रश होंगे, और कुछ नहीं। कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, लेकिन हमको अपना ताकत भी बढ़ाने के लिए, उसके लिए हर व्यक्ति को अभी 14 घंटा का कोई बोल देता है तो सब हुडिंग करने लगते हैं कि 14 घंटा काम करना कैसे होगा, 12 घंटा। भैया आप चाह रहे पूरा दुनिया में अपना डंका बजाना, और आपके 140 करोड़ जनसंख्या है, और अभी भी हमारे पास कुछ इंग्लैंड से मंगाते, कुछ फ्रांस से मंगाते। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स। सब डिग्री लेने, डिग्री खरीदने पर जोर दे रहे हैं, काम करने पर, और काम करके डिग्री लेने पर। आप देखो ना कितना यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा के डिग्री मिलता है। सेल एंड परचेज का बिजनेस चल रहा है। ये जो 140 करोड़ जनसंख्या प्रोडक्टिव होगा सर, दिन हम पूरा विश्व में वो कर पाएंगे, और अमेरिका या 10 अमेरिका भी आ जाए तो उसको हम संभाल सकते हैं। जी, तो दर्शकों, डॉक्टर गोपाल की बातों को अगर मैं सरलीकृत करूं और इनके पॉइंट्स में कहूं, तो पहला, भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको R&D कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। भारत को अपना शोध विकसित करने की जरूरत है, और भारत को ताकतवर बनने की जरूरत है। तभी ये ट्रंप आए या बाइडन, क्योंकि बाइडन थे तब भी वही नीति थी, ट्रंप आए हैं तब भी वही नीति है, जब क्लिंटन थे तब भी वही नीति थी, ओबामा थे तब भी। हर एक शक्तिशाली देश हमेशा आपको दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। डॉक्टर गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों, श्रोताओं, आपने प्रारब्ध को लाइक और शेयर किया हुआ है, प्लीज बेल आइकॉन दबा लें ताकि हमारे हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और इसके साथ ही एक सूचना और भी है कि मैं व्यालोक वाणी पर भी उपलब्ध हूं। आप लोग चाहें तो व्यालोक वाणी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोपाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं, जय सिया राम।